ही इज़ ऑन वॉलंटियर्स। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री। चैप्टर का नाम है व्हेन पीपल रेबल, वॉर ऑफ 1857 या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस टॉपिक में हम बात करेंगे 1857 की जो लड़ाई हुई थी, जो विद्रोह हुआ था कंपनी के खिलाफ, उसके बारे में, और फिर कंपनी जो काउंटर अटैक किया था, जो अमेंडमेंट्स किए थे, जो चेंजेस किए थे और वापस से अपना वो आधिपत्य स्थापित किया था यहाँ पर, उसके बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर हिंदुस्तान के लिए बहुत ही बुरा जा रहा था। हर तबके को परेशानी हो रही थी, कोई भी तबका खुश नहीं था। चाहे हम राजाओं की बात करें, नवाबों की बात करें, सिपाहियों की बात करें, किसानों की बात करें, जमींदारों की बात करें, तो हर एक एरिया में अपने अपने तरह के मसले थे और वजह एक ही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जुल्म। नवाबों और राजाओं की बात करें तो नवाब और राजा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाए गए जो लॉज थे, उनकी वजह से दिन प्रतिदिन अपने जो पावर्स थे वो खोते जा रहे थे, उनका स्टेटस गिरता जा रहा था, उनकी आज़ादी छीनी जा रही थी। इसका एग्जाम्पल अगर हम ले तो आर्मी डिसबैंड करना। कंपनी ने काफ़ी लॉज ऐसे लाए जिससे जो लोकल रूलर्स थे या नवाब्स थे, उनके जो आर्मी थी उनको डिसबैंड किया गया, इलीगल घोषित कर दिया गया। इसी तरह से जो नवाबों के और रूलर्स के रेवेन्यू कलेक्शन सेंटर्स थे, उनका कंट्रोल कंपनी ने अपने अंडर ले लिया। हर मुमकिन कोशिश की गई किस तरह से इन छोटे छोटे रूलर्स के या नवाबों के जो टेरिटरीज थी उसको एनेक्स किया जाए, उनको ज़बरदस्ती हथियाया जाए। काफ़ी रूलर्स ने अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए नेगोशिएशन, बातचीत करने की कोशिश की कंपनी के साथ। इसका एग्जांपल एक है रानी लक्ष्मीबाई, जो कि अपने अडॉप्टेड सन यानी कि मुंह बोले बेटे को चाहती थी कि कंपनी उसे उस किंगडम का राजा घोषित करे, या लीगल हेयर हम जैसे बोल सकते हैं उसको घोषित करे। और यही प्रॉब्लम थी नाना साहब की भी, उन्होंने भी एक अर्जी दी थी जो कि कंपनी द्वारा खारिज की गई। पेंशन की अर्जी उन्हें दी हुई थी। कंपनी ने अपनी सिक्योरिटी शो करने के लिए और अपनी मिलिट्री का जो उनका पावर था वो शो करते हुए ये सारी जो जितनी भी अर्जियां आ रही थी छोटे छोटे रूलर्स की अपनी टेरिटरी बचाने के लिए, उन सबको खारिज कर दिया। इसके अलावा भी बात करें तो कंपनी ने हर मुमकिन कोशिश की मुगल डायनेस्टी का जो एरा था उसको समाप्त करने के लिए। और एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो बहादुर शाह जफर को मुगल डायनेस्टी का लास्ट किंग, आखिरी राजा घोषित करना, ये एक मुगल डायनेस्टी की अस्तित्व पे वार था। और ये एक और लॉ बनाया गया, कानून बनाया गया, जिसके तहत बहादुर शाह जफर के बाद, उसकी मौत के बाद, मुगल डायनेस्टी को, उसके वंशजों को लाल किले को खाली करना होगा। जो कॉइन्स मिंट किए जा रहे थे कंपनी द्वारा, जिसपे मुगल डायनेस्टी की स्टैंप रहा करती थी पहले, वो स्टंपिंग जो मुगल डायनेस्टी की थी उसे भी हटा दिया गया। वजह सिर्फ एक थी, मुगल डायनेस्टी का जो दबदबा था भारत में, उसको कहीं ना कहीं कम करना। एक कानून और लाया गया जिसके तहत मुगल डायनेस्टी के जो आने वाले वंशज थे बहादुर शाह जफर के बाद, ऐसा कानून लाया गया कि अब उनको राजा नहीं माना जा सकता, वो उनको प्रिंस ही कहा जाएगा, उनसे राजा बनने का हक छीन लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल डायनेस्टी को खत्म करने की काफ़ी कोशिशें की जा रही थी कंपनी द्वारा। अब बात करते हैं पीजेंट्स की और स्पॉइज की, यानी कि किसानों की, जमींदारों की और सिपाहियों की। तो उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। किसानों की बात करें तो उनके ऊपर इतने हैवी टैक्सेस लगाए गए कि जिन्हें भर पाना उनके लिए बहुत ही नामुमकिन हो रहा था। और वो टैक्सों का बोझ उनके ऊपर इतना ज़्यादा आ रहा था कि वो आस्ता आस्ता मनी लैंडर्स यानी कि कर्जादारों के चंगुल में फंसते जा रहे थे और अपनी ज़मीनों से हाथ धो रहे थे। काफ़ी किसानों ने और ज़मींदारों ने खुदकुशी कर ली और काफ़ी किसानों ने अपनी ज़मीनों को छोड़ के जाना बेहतर समझा। इसी तरह से इंडियन स्पॉइज की बात करें, इंडियन स्पॉइज यानी कि वो कंपनी में काम कर रहे थे, उनकी नाखुशी भी के भी कुछ वजह थी उनकी सैलरी, जो उनकी सैलरी कम मिल रही थी एज कम्पेयर टू देयर काउंटर पार्ट्स जो यूरोपियन सोल्जर्स थे। तो उनकी जो रहने की व्यवस्था थी वो भी कहीं ठीक नहीं थी अगर उनको कंपेयर किया जाए यूरोपियन सोल्जर जो कंपनी के थे उनके साथ।
तो ये सब वजहें थी नाखुशी जो इंडियन बॉयज़ की थी। इसके अलावा इंडियन बॉयज़ में एक और बात थी, क्योंकि इंडियन बॉयज़ जो थे वो कहीं ना कहीं किसान फैमिलियों के साथ जुड़े हुए थे, तो किसानों का जो दुख था वो भी लावा बन के इनके दिलों में दहक रहा था। हिंदुस्तानी सिपाहियों द्वारा कंपनी के ऑर्डर्स न मानने की शुरुआत 1824 में ही हो गई थी, जब बर्मा जाना था हिंदुस्तानी सिपाहियों को कंपनी की तरफ से लड़ने के लिए समुद्री रास्ते से। लेकिन तब एक ऐसी सोच डेवलप थी लोगों के जहन में कि अगर एक बार कोई हिंदुस्तानी समुद्र लांघ ले तो उसका मजहब भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बर्मा जाने से मना कर दिया और कंपनी ने इसका सख्ती से जवाब दिया। काफ़ी सिपाहियों को पनिशमेंट के तौर पे नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ नए कानून लाए गए जिनके तहत नए अपॉइंटमेंट जो कंपनी के साथ काम करेंगे उनका ओवरसीज जाना यानी कि बाहर के टास्क में जाना ज़रूरी कर दिया गया। भी इश्यूज थे जिसकी वजह से लोग कंपनी के अपोजिट हो गए और ये भी रिवोल्ट का कारण बन गए। जैसे कि कुछ रिफॉर्म्स जो कंपनी लेके आई, माना गया कि वो रिलीजन पे अटैक था। जैसे कि सती प्रथा की बात करें या विडो मैरिज की बात करें, ये दोनों ऐसी चीज़ें थी जो एक रिलीजन से जुड़ी हुई थी, एक आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें थी। लेकिन जब इनके ऊपर एक्ट्स लाए गए, सती प्रथा को हटाया गया, विडो मैरिज एक्ट पास किया गया, तो लोगों ने इसे सीधा सीधा मजहब पे अटैक समझा। सती प्रथा है क्या? सती प्रथा एक जब किसी एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी वाइफ को उसी जलती हुई चिता पे जिंदा जलाया जाता था। ये कंपनी की नज़रिए से देखे तो एक सोशल इविल थी, लेकिन लोगों ने उस वक्त की सोच के हिसाब से इसको रिलीजन पे अटैक समझा। इसी तरह से विडो यानी कि विधवाओं को दोबारा शादी करने का हक कंपनी ने प्रोवाइड किया, जो कि आज के दौर में देखे तो बहुत अच्छी चीज़ की उनने, लेकिन उस वक्त लोगों की सोच इतनी डेवलप नहीं थी, इसलिए इसे भी आस्था पे हमला समझा गया और ये धीरे धीरे लोगों के अंदर कंपनी के प्रति गुस्से को बढ़ाता गया। एक और एग्जांपल दे तो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना। इंग्लिश लैंग्वेज जो कि हिंदुस्तान का हिस्सा थी ही नहीं, उसको ज़बरदस्ती इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया गया और उसकी प्रमोशन के लिए ज़ोर तोड़ से जो कुछ हो सकता था वो किया गया। हर लेवल पे उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी से हटा के इंग्लिश में करने की कोशिश हुई, तो ये भी एक वजह बना। कन्वर्शंस करने के लिए, उनको इजी करने के लिए भी एक स्टेप उठाया गया, जिसमें क्रिश्चियन मिशनरीज को अलो किया गया ब्रिटिश से यहाँ पर आने के लिए और उनको यहाँ पर कन्वर्शंस करने की छूट दी गई, जिसमें उन्होंने काफ़ी लुभावने वो इश्तिहार देना शुरू कर दिया। जैसे कि जो भी हिंदू या मुसलमान या किसी और धर्म का हिंदुस्तानी क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करता है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी को अनेक्स नहीं किया जाएगा, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी अगर उसके छीनी गई है वो उसको वापस दी जाएगी और काफ़ी सारी सुविधाएं उसको इन सुविधाओं इसमें इनके जरिए दी गई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब हिंदुस्तान के लोगों में इतनी सोच तो डेवलप हो ही गई थी कि जो ब्रिटिशर्स है ये हमारे वेल विशर्स नहीं हैं, ये बाहर से आई हुई वो ताकतें हैं जो यहाँ का रिलीजन, कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। ये ज़बरदस्ती वेस्टर्न कल्चर को हिंदुस्तान की सभ्यता में डालना चाहती है। म्यूटिनी को एज ए पॉपुलर रेबिलियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी बगावत थी जो मेरठ से शुरू हुई थी और वजह थी मंगल पांडे की फांसी, जो 29 मार्च 1857 को दी गई थी। कंपनी के द्वारा बताया जा रहा है कि मंगल पांडे जो कि एक सिपाही थे, कंपनी के लिए काम करते थे, उन्होंने कुछ साथियों के साथ मिलकर कंपनी के किसी ऑफिस में किसी बारात पे हमला कर दिया था, इसीलिए उनको फांसी दी गई थी और उनके साथियों को 10 साल की सजा। लेकिन असल में एक और बात उभर के आ रही थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि कंपनी ने कुछ नए कारतूस लाए हैं जिनके ऊपर एनिमल फैट की कोटिंग है। एनिमल फैट मतलब गाय और सूअर की चर्बी, और इन गोलियों को, इस कारतूस को इस्तेमाल करने से पहले इनकी ये कोटिंग दांत से हटाई जाती थी। ये चीज़ हिंदू और मुसलमान सिपाही जो कि कंपनी के लिए काम कर रहे थे उनको नागवारा थी। ये बात जब बाकी रेजिमेंट्स तक पहुंची तो इसने एक बहुत बड़ी बगावत का रूप ले लिया। इसमें बहुत सारे गांव वाले भी शामिल हो गए, बाकी हिंदुस्तानी भी शामिल हो गए, जिनका मकसद अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर फेंकना था।
सारे हिंदुस्तानी सिपाहियों ने मिल के उस जगह पे, उस बिल्डिंग पे हमला बोल दिया जहां उन 85 सिपाहियों को रखा गया था जिनको सज़ा दी गई थी 10 साल की। वहां पर हमला करके वहां पर जितने भी मौजूद ब्रिटिश सैनिक थे और एक ऑफिसर थे उनको मार दिया और इन सिपाहियों को वहां से छुड़ा लिया। ये सैनिक वहां से एम्युनिशन, कारतूस, असला बारूद सब लेके निकल पड़े। ये आग जो मेरठ से शुरू हुई थी, कानपुर, लखनऊ के रेजिमेंट्स में बगावत शुरू हो गई थी। अब ये आग दिल्ली तक पहुंच गई थी और बहादुर शाह जफर को ही एक बड़ा चेहरा माना जा रहा था जो इस लड़ाई में एज ए लीडर बन के उभरे और अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा कर दे। पहले बहादुर शाह जफर के साथ जब अप्रोच किया गया तो उन्होंने थोड़ा सा हिचकिचाहट शुरू की, लेकिन उसके बाद उन्होंने इसका साथ दिया और उन्होंने जितने भी छोटे बड़े रूलर्स हैं उनको चिट्ठी लिखी और उनको एकजुट होने को कहा। देखते ही देखते इसमें पूरी कंट्री के जितने भी छोटे बड़े लीडर्स हैं वो जुड़ते गए, वो इसका हिस्सा बनते गए और ये आग पूरी कंट्री में फैल गई। इसमें एक बहुत बड़ा नाम जैसे कि नाना साहब जो पेशवा बाजीराव के मुंह बोले बेटे थे, उन्होंने अपने आप को गवर्नर डिक्लेयर कर दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर। इसके साथ और भी नाम जुड़ते गए जैसे कि बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे। काफी लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार कंपनी इस सारे जन आक्रोश को संभालने में कामयाब रही। उन्होंने वापसी की, दिल्ली को कॉन्क्योर किया गया। बहादुर शाह जफर को उनकी बेगम के समेत रंगून जेल भेजा गया आजीवन कारावास के लिए, जहां उनकी बाद में मृत्यु हो गई। इस लड़ाई की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी नुकसान पहुंचा था, वो काफी कमजोर हो गए थे। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान का सारा कंट्रोल डायरेक्ट पार्लियामेंट यानी कि क्राउन को देने का डिसीजन ले लिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट अब एक नई शुरुआत करना चाहती थी। क्राउन ने एक रेस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट बनाई और ब्रिटिश कैबिनेट जिनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया, इसी तरह से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया जो कि पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन रहे। काफ़ी सारे लॉज जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाए गए थे उनको रिव्यू किया गया और जो इस जन आक्रोश का कारण बने थे उनको हटाया गया। जैसे कि रूलर्स को एश्योर किया गया कि उनकी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती नहीं ली जाएगी। ये भी एश्योर किया गया कि रिलीजन को लेके, कस्टम को लेके या ट्रेडिशन को लेके कोई भी कंपनी, ब्रिटिश क्राउन कोई भी लॉ नहीं लाएगा। इंडियन सोल्जर्स का जो प्रपोर्शन है एज कम्पेयर टू यूरोपियन सोल्जर्स, उसको भी घटाया गया, कम किया गया ताकि दोबारा इस तरह की सूरत हाल ना हो। तो ये थी लड़ाई 1857 की, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। हालांकि इसमें हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं मिली, लेकिन एक चीज़ जो हिंदुस्तानियों को मिली वो है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, देशभक्ति। इवैल्यूएशन टाइम में आज का सवाल ये है, व्हाट वेर द मेन रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द वॉर ऑफ 1857? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। थैंक यू।